एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, और हम लोग स्पेशली बात कर रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, जहाँ पे हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बात की थी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर मेटालिक कैरेक्टर कैसा होता है। मेनली मेटालिक कैरेक्टर आप सबको पता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ से इसका लेना देना है, यानी जो भी एलिमेंट है अगर उनके पास मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इसका मतलब उसके पास मेटल का कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, मेनली चूँकि मैंने इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में अच्छे से बात कर ली थी, लेकिन अगर मान लो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि उसके पास मेटल का जो प्रॉपर्टी होता है, यानी मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो ज़्यादा होंगी। मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। मेटल की प्रॉपर्टीज़ होती क्या है, मेनली जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेटल टेंसाइल होता है, ठीक है ना। तो टेंसाइल होता है तो उसकी ये जो स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो बढ़ जाएगी। ठीक, दूसरी चीज़ आप जानते हैं मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है ना, तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। गुड कंडक्टर होता है एक तो इलेक्ट्रिसिटी का, दूसरा हीट का। ठीक है, इस चीज़ को पकड़ के चलिएगा तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं, और भी हम बात कर सकते हैं जैसे कि मेटल जो होता है वो क्या होता है, वो ब्रिटल होता है। क्या मेटल ब्रिटल होता है? नहीं। एक्चुअल में मेटल क्या होता है, उसके पास एक और प्रॉपर्टी पाई जाती है। एक तो टेंसाइल होता है, दूसरा मतलब टेंसाइल का मतलब क्या कि इसको खींचा जा सकता है और थीन वायर बनाया जा सकता है। और दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है इसी से रिलेटेड कि उसको पीट के चादर के रूप में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसको मैलेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, मैलेबिलिटी, तो मैलिएबल होता है, मतलब उसकी मैलेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना, मैलिएबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और भी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन मेनली हम तीन प्रॉपर्टीज़ के साथ जा रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएंगी। अगर उसकी क्या हो रही है, उसका मेटालिक कैरेक्टर क्या है, ज़्यादा है। तो समझ आया ना, ये सभी प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज होंगी। कब होंगी, जब मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अब एक बात समझो, मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा कब होगा, इसकी को हम लोगों ने देखा था ये तब होगा जब मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, है ना। और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कब ज़्यादा होगा, जब क्या होंगे, मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और मेटालिक कैरेक्टर भी तब इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब ये प्रॉपर्टीज़ भी इंक्रीज कर जाएंगे, यानी उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और वो अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी को क्या करा सकता है, कंडक्ट करा सकता है। वो बहुत बेहतर क्या होगा, मैलिएबल होगा। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ भी उसकी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। लेकिन ये सभी की सभी प्रॉपर्टीज़ किस पे चल रही हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर होंगे ज़्यादा तभी होगा। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी कि मेनली देखो यार कि अगर हम देखें 4D सीरीज के अंदर, सॉरी 3D सीरीज के अंदर, तो 3D सीरीज के अंदर क्या होता है कि हमारा जो क्या बोलते हैं मेटालिक कैरेक्टर है वो स्कैंडियम से लेके Mn तक क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है ना, इंक्रीज हो रहा होता है ना। और Mn से लेके कॉपर तक, सॉरी जिंक तक क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है ना, स्कैंडियम से लेके Mn के पहले तक समझो, Mn के पहले तक क्या होगा, इंक्रीज होगा। और Mn से लेके यानी मैग्नीज से लेके जिंक तक ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, डिक्रीज होगा। ये बात हम लोगों ने समझी थी। और इसका कारण क्या था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब Mn के पहले तक, Mn के पहले कौन आएगा, क्रोमियम। क्या आएगा, मेनली क्रोमियम। क्या हो रहा होता है, ये हो रहा होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं। स्कैंडियम में एक होता है, फिर इसके बाद आता है क्या, टाइटेनियम, उसमें भी इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं हमको, है ना।
फिर इसके बाद आता है, चलो लिखते जाते हैं, टाइटेनियम। फिर उसके बाद वेनेडियम। वेनेडियम के अंदर 3 आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्रोमियम। क्रोमियम के अंदर कितने, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, है ना। और मैग्नीज, सॉरी इसमें क्या आ जाते हैं, 5 आ जाते हैं मेनली, यहाँ पे आप देखोगे तो 5 आ जाते हैं। और मैग्नीज के अंदर जाओगे तो मैग्नीज के अंदर भी 5 आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है, घटना स्टार्ट हो जाता है। मैग्नीज के बाद जो एलिमेंट आता है उसके अंदर 4 हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीज के बाद क्या आता है, आयरन आता है, तो आयरन के अंदर 4 हो जाते हैं। उसके बाद आता है कोबाल्ट। कोबाल्ट के अंदर तो 3 हो जाते हैं, ठीक है। फिर आता है निकिल। निकिल के अंदर फिर कितने हो जाते हैं, 2। फिर आता है कॉपर। कॉपर के अंदर 0 और जिंक के अंदर 0। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से चल रही होती है ना। नॉर्मल बेसिस पे लिख दो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 0, ठीक है ना। क्या हुआ, ओ सॉरी यहाँ पे 4 नहीं रहेगा, यहाँ पे 5 रहेगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 3 2 0 0, क्लियर है। तो मेनली इस तरीके से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख रहे हो, तो देख रहे होगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो बढ़ रही है ना, फिर यहाँ से कांस्टेंट हो गई, फिर यहाँ से घटना स्टार्ट हो गई। तो वही चीज़ लिखा है मैंने कि स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक बढ़ेगी, तो मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ से लेकर मतलब स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। और मैग्नीज से लेके जिंक तक फिर क्या होने लगेगा, मेटालिक कैरेक्टर क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। क्लियर है, ये बात आप लोगों ने समझ ली, मेनली आपको समझ में आ गई होगी। फिर हम लोगों ने पिछले क्लास में ये भी समझ लिया था कि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। उससे भी इंपॉर्टेंट ये था कि मेटालिक बॉन्ड किसे कहेंगे। तो मेटालिक बॉन्ड किसे कहेंगे, तो मेनली एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद अपने तो मतलब पूरा एटम अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज देगा और अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर रखेगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि पूरे मेटल के अंदर, यानी पूरे इस मेटल वाले एलिमेंट के अंदर क्या होगा, इस तरीके का एक क्रिएशन हो जाएगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा कि इलेक्ट्रॉन उसके बाहर और वो अंदर, मतलब मेनली वो प्लस चार्ज, ठीक है ना। अब चूंकि ये क्या बोलते हैं, ये जो मेटल का एटम है उसने अपने ऊपर प्लस चार्ज ले लिया और इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया है, तो इसके बीच में क्या लगने लगेगा, फोर्स लगने लगेगा, ठीक है ना। क्या क्रिएट हो जाएगा, फोर्स। इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव एटम के बीच में क्या लगने लगेगा, फोर्स, यानी इलेक्ट्रॉन और कैटायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगेगा। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करने लगेगा, एक जाल क्रिएट करेगा। जाल क्रिएट का मतलब ये सभी जो एटम के मॉलिक्यूल हैं, जो कैटायन है वो सब के सब क्या हो जाएंगे, पास आ जाएंगे। क्योंकि देखिए प्लस और माइनस के बीच में कैसा होता है फोर्स, अट्रैक्शन वाला फोर्स होता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे खींच के रख रहा होगा, यानी पास रख रहा होगा। इसीलिए जो एटम है, ये जो मेटल है, मेटल के जो एटम्स है मेनली वो क्या होंगे, एकदम पास होंगे। तो मेनली मेटल जो होते हैं सॉलिड फॉर्म में ही पाए जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना। एक मरकरी को छोड़ दिया जाए तो मरकरी जो होता है हमारा क्या होता है, वो लिक्विड में मिलता है, लेकिन बाकी मैक्सिमम जो आपको मिलेंगे मेटल वो क्या मिलेंगे, सॉलिड ही मिलेंगे। सॉलिड क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करता है, इनको एकदम पास रखता है, यानी मॉलिक्यूल्स इनके एकदम क्या रहेंगे, पास। यानी इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और ये क्या कर रहा है, फिलहाल में बांध के रखा हुआ है, समझ में ना, कंबाइंड करके रखा है। यानी मॉलिक्यूल्स पास है, और मॉलिक्यूल्स पास है तो 100% जो ऑब्जेक्ट है वो किस में रहेगा, सॉलिड में रहेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से संरचना बन रही है, और इस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है ना। ये जो बॉन्ड है जिसके द्वारा ये पूरे के पूरे मेटल के एटम आपस में कंबाइंड है, उसको हम क्या बोलेंगे, मेटालिक बॉन्ड। क्लियर है, ठीक। आई होप ये पिछली क्लास का जो भी मैंने पढ़ाया था आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए हमने केवल 3D सीरीज का लिखा है, ऐसे 4D सीरीज का भी आप लिख सकते हो। 4D सीरीज में ऐसे ही संरचना मिलेगी, फिर 5D सीरीज में जाओगे वहाँ भी मिलेगी। तो अब बताने की जरूरत नहीं है, अब आप करने के लायक हो चुके हो, ठीक है ना। एक बताऊंगा मैं, बाकी सब तो आप लोगों को पता ही है कि अगले वाले केस में क्या होगा, इसके अगले केस में क्या होगा, और उसके अगले केस में, मतलब 4 है तो चारों का आप केस आसानी से समझ जाओगे। क्लियर है, चलिए। तो बाकी 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज, ये चारों सीरीज का क्या करेंगे, आप लोग स्वयं मेटालिक कैरेक्टर का एक परसेप्शन निकालेंगे, या सीधा एक क्या बोलते हैं, एजम्पशन निकालेंगे कि कैसे चल रहा होगा मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। बस काम किस पे करना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है।
चलिए अच्छी बात है, ये तुम लोगों का पिछला वीडियो जो था उसको मैंने रिकैप कर दिया। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और एक नई बात यहीं से सीख लेते हैं। तो नई बात में हम क्या देखेंगे कि भैया जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पेशली मेटल होते हैं। अगर मैं इस मेटल को, चूंकि मैं जानता हूं कि किस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है, अरे सॉलिड में रहे लिक्विड में रहे फर्क नहीं पड़ता, इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट तो होगा ना, है ना। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, अब क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो हम देखते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, नहीं दिख रहा है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब मेल्टिंग पॉइंट समझिएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट क्या है, सॉलिड में है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसे हीट दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं, हीट दे रहा हूं, ठीक। और हीट देने पे किस में कन्वर्ट होगा, जाहिर सी बात है किस में, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो जिस टेम्परेचर पे ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। समझ में है? मेल्टिंग मतलब सीधा नाम में ही लिखा है पिघलना, है ना। तो पिघलने वाले टेम्परेचर को, पिघलाने वाले, ऐसे लिख लो, पिघलाने वाले टेम्परेचर को ही हम लोग क्या ही बोलेंगे हम लोग, मेल्टिंग पॉइंट। हर ऑब्जेक्ट का अपना अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। कि सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में ले जाना है मुझे। जैसे मान लो सपोज कर लो वाटर है, वाटर मतलब, वाटर हटाओ यार, आइस लिखो। आइस मतलब बर्फ का टुकड़ा है। ये किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। मैं चाहता हूं इसको किस में चला जाए, लिक्विड यानी वाटर में चला जाए। क्लियर है? अब मैं इसको कितना टेम्परेचर दूंगा कि पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। मेनली अगर हम सॉलिड की बात करें तो आप जानते हो कि 0 डिग्री सेल्सियस से जो ही आप एबव लेके जाओगे, ठीक है ना, 0 डिग्री से एबव जो ही लेके जाओगे वो क्या होने लगेगा, पिघलने लगेगा। दैट मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस। क्लियर है? आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते जाओ। अब यहाँ से पिघलने का कहानी यहाँ से स्टार्ट होगा, आइए समझ में। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस से जितना कम रखेंगे उतना ये सॉलिड रहेगा, जितना आप बढ़ाओगे उतना ही क्या होगा, होते जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो 0 डिग्री सेल्सियस अपने आप में क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो अब इसी लिक्विड को फिर एनर्जी दो, दैट मीन्स फिर हीट दो, और हीट देने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। तो जिस टेम्परेचर पे गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्या, बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, गैस बनाने वाला टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर। जैसे ये वाटर है, वाटर को मैं चाहता हूं कि क्या आ जाए, क्या हो जाए, वेपर के फॉर्म में चला जाए, है ना, वेपर, या सीधा समझो गैस के फॉर्म में चला जाए। ठीक है, तो गैस के फॉर्म में जाएगा कितने टेम्परेचर पे, मतलब वाटर को कितना टेम्परेचर देंगे जिससे वो गैस बनना स्टार्ट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स गैसियस में चला जाएगा तो 100 डिग्री सेल्सियस। उसके पहले आप कभी भी टेम्परेचर देंगे वाटर क्या नहीं होगा, इवेपोरेट नहीं होगा। समझ में आ रहा है, आई बात समझ में। यानी वेपर्स नहीं बनेंगे, भाप नहीं बनेंगे। रीजन, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे ही ये क्या बनेगा, गैस बनाएगा। अब मेनली हो क्या रहा होता है, अगर हम इससे अंदर के फिनोमेना को देखें तो आप सबको पता है कि सॉलिड लिक्विड गैस की कहानी का मतलब है कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, IMF सबसे ज़्यादा, है ना, IMAF, ठीक है। लिक्विड के अंदर सॉलिड से कम, है ना, सॉलिड से कम, और गैस में सबसे कम, सबसे कम। अब ये IMAF क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है,
इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। अब ये इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स क्या करता है? तो मेनली कोई भी सब्सटेंस है, चूंकि आप सबको पता है कोई भी सब्सटेंस है वो किससे बना होगा? मॉलिक्यूल से बना होगा, हाँ या ना? कोई भी सब्सटेंस एटम या मॉलिक्यूल से बना होगा ना, ठीक है। तो एटम और मॉलिक्यूल एटम कंबाइंड करते हैं, यानी एटम प्लस एटम, तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं, है ना। और ये मॉलिक्यूल जब आते हैं तो ये एक जगह पे इकट्ठा रहते हैं तो जाहिर सी बात है जब ये सॉलिड में दैट मीन्स इनके पार्टिकल आपस में क्या है? चिपके हुए हैं, है ना। तो ये जो फोर्स जो इनको चिपका के रखती है, दैट मीन्स इनके कणों को क्या करती है? चिपका के रखती है। उस फोर्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। सॉलिड में ये फोर्स बहुत तगड़ी होती है। देखो अट्रैक्शन इसके नाम में दिया है, यानी अट्रैक्ट करने वाली फोर्स है, यानी पास पास रखेगी, ठीक है। तो सॉलिड के अंदर क्या होता है? सॉलिड के अंदर बहुत भयंकर टाइप की बहुत भयंकर वाला अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे? ये सॉलिड में होगा, क्योंकि कण तब क्या रहेंगे? पास पास में। अट्रैक्शन मतलब चिपका के रखने वाला फोर्स, तो मेनली अट्रैक्शन फोर्स है तो चिपक के रहेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं ये लिक्विड में जाए, तो लिक्विड में का मतलब क्या है? सॉलिड का मतलब ये होता है कि कण पास पास रहते हैं, ठीक है। और लिक्विड का मतलब कण दूर दूर रहेंगे, और गैस में बहुत दूर दूर रहेंगे। तो मैं लिक्विड बनाने की इच्छा कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं इनके कणों को दूर दूर ले जाना चाहता हूँ। अब दूर दूर ले जाने का मतलब इस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स को घटाना पड़ेगा। और एक्चुअल में जो आप हीट दे रहे हो, ये हीट इसीलिए आ रही है। ये हीट जाएगी, मॉलिक्यूल कंज्यूम करेगा, और कंज्यूम करके उस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स को क्या कर रहा होगा? कम कर रहा होगा। तो अगले ही केस में जब आप इसको हीट दोगे तो होगा क्या कि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है वो थोड़े दूर दूर होने लगेंगे। समझ में आया? अभी भी कम, मतलब खत्म नहीं हुआ है, अभी भी है, लेकिन अब क्या हो गया? थोड़ा कमजोर हो गया। और कमजोर होने का मतलब ये थोड़े से मॉलिक्यूल्स अब दूर दूर हो जाएंगे, और दूर दूर होने का मतलब यहाँ पे किस फॉर्म में चले जाएंगे? लिक्विड में। अब फिर भी नहीं माने और आपने अभी भी क्या दिया? हीट दिया, तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा। और कम होने का मतलब चिपकाने वाला जो फोर्स है कम होते जा रहा है, तो अब ये दूर दूर भागेंगे, तब ये क्या होने लगे? दूर दूर भाग गए। समझ में आया? तो ये किस में कन्वर्ट हो गए? गैस में। तो ये हो रहा होता है। समझ में आया? मेनली क्या हो रहा है कि हीट दोगे, हीट देने से इनका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम होने लगता है, और फिर यहाँ पे देखोगे जब और दोगे हीट तो और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, जिससे कण क्या हो जाएंगे? दूर दूर। तो आई होप पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। आप कहोगे सर ठीक है, लेकिन अभी तो आपने केवल और केवल मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट समझा है, अभी तक आपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में बात नहीं की है। तो चलिए अब उसकी भी बात कर लेते हैं। अभी तो ये फिनोमिना समझा आपने, अब समझिएगा कहानी को। मेनली जैसे कि आप जानते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, व्हाट इज द मीन्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट? सर मेटल है ये, तो इनके अंदर भी क्या प्रेजेंस होगा? इनके अंदर भी क्या प्रेजेंस होगा? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। सर मेटल होता, नॉन मेटल होता तो नहीं होता। कोई भी दुनिया के अंदर कोई भी पदार्थ है उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है। मेनली एलिमेंट्स की बात, सॉरी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की मैं बात करूँ तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं एक्चुअल में मेटल होते हैं। पहले ये पकड़ो, सर 2 बार बोल चुके मेटल। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि मेटल के अंदर पाया जाता है मेटालिक बॉन्ड, है ना। क्या पाया जाता है? मेटालिक बॉन्ड। अब कोई भी ऐसा मेटल हो जिसमें मेटालिक बॉन्ड बहुत तगड़ा हो, जिसके अंदर मेटालिक बॉन्ड क्या हो? बहुत तगड़ा हो। तो अगर मेटालिक बॉन्ड तगड़ा तो कण क्या रहेंगे? इसके पास पास रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं ना, कैसी स्थिति होती है? ऐसी होती है सर, प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ऐसी स्थिति होती है। और इस स्थिति में देख पा रहे होंगे कि ये माइनस वाला इनको क्या करेगा? आपस में चिपका के रख रहा होगा। क्लियर है कि नहीं है? हाँ या ना? इस तरीके से चिपक रहे होंगे ये सब। क्लियर? हाँ या ना? वैसे चिपक के पूरे रहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इन सबको आपस में चिपका के रखेगा। अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करो तो देखो, ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक्चुअल में फेविक्विक का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? फेविकोल या फेविक्विक। भाई फेविक्विक लेते हैं, फेविकोल से तगड़ा होता है, तो फेविक्विक का काम कर रहा है ये, ठीक है। ध्यान से देखो, बीच में है ना, इसको भी अपने ओर बुला लेगा, इसको भी अपने ओर बुला लेगा, दोनों को बुला लिया, पास पास हो गए कि नहीं हो गए? तो यानी एक्चुअल में मेटल के अंदर जो मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये बहुत बड़ा काम करता है, फेविक्विक का काम करता है। बीच में आता है, सबको चिपका लेता है, ठीक है। बीच बीच में है, देखिए बस जैसा कि आप 2 चीज़ों को चिपकाना चाहते हैं, जैसे ये 2 उंगलियां इनको चिपकाना है तो बीच में फेविक्विक डाल देते हैं, वैसे ही बीच में क्या है? इलेक्ट्रॉन है, दोनों को चिपका के रखा हुआ है। अब अगर सपोज कर लो ये फोर्स, क्योंकि यहाँ पे कैसा फोर्स है?
मैं इसको नाम दूंगा, मेटालिक बॉन्ड के अंदर जो फोर्स पैदा होती है उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, हम ये बोलेंगे। व्हाट इज द मीन्स ऑफ मेटालिक बॉन्ड? सर इट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स मतलब चिपका के रखने वाला फोर्स है। अट्रैक्शन यहाँ भी लगा है ना, तो ये भी क्या करेगा? चिपका के रखेगा। तो अगर सपोज कर लो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बहुत तगड़ा है, ये क्या है? बहुत तगड़ा है, तो उस कंडीशन में इनको दूर दूर ले जाना कठिन होगा, और दूर दूर नहीं ले जा पा रहे, इसका मतलब ये आपस में बहुत चिपके हैं, तो इसका मतलब इनका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स को इससे रिप्लेस कर लो, ठीक है, इसी को चेंज कर दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स दैट मीन्स इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब प्लस और माइनस के बीच में लग रहा है तो एकदम चिपका के रखे हुए, तो इसका मतलब ज़्यादा है, ठीक है। तो ज़्यादा होने का मतलब इनको जब मैं चाह रहा हूँ कि ये दूर जाएं तो मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। नहीं समझे? जैसे नॉर्मली ये दोनों दो मॉलिक्यूल है, दो हाथ है मेरे, ये दोनों आपस में चिपके हुए हैं, हाँ या ना? अब अगर चिपके हुए हैं तो क्या इन दोनों हाथों के बीच में कोई गैप है? बस इतना बताइए। नहीं है, चिपके हैं ना? आराम से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, चिपके हैं। क्या सॉलिड फॉर्म में होंगे? है या ना? बिल्कुल। अगर आप मैं अपने फील्ड से बताऊं तो मैंने भी सच में मुझे भी नज़र आ रहा है कि ये दोनों चिपके हुए हैं और मैंने इनके ऊपर कोई फोर्स लगाया नहीं है, बहुत थोड़ा सा हल्का सा फोर्स लगाया चिपकाने के लिए, सच पा रहे हैं। तो अगर मैं इनको छुड़ाना चाहूँ तो कितना पावर लगेगा? बहुत थोड़ा सा, देखिए थोड़ा सा लगाया, छूट गए। ये भी सॉलिड है, लेकिन इनको थोड़ा सा फोर्स थोड़ा सा अगर प्रेशर दे दिया गया या थोड़ी सी हीट दे दी जाएगी तो क्या चाहेंगे? छोड़ देंगे। समझ आ रहा है? तो इस कंडीशन में ये बताओ कितनी हीट देनी पड़ेगी जब ये बहुत थोड़ा सा फोर्स आपस में रखेंगे, बहुत थोड़ा सा। तो ये बताओ इनका मेल्टिंग पॉइंट कितना रहेगा? बहुत कम रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट कम है तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा? कम। अब मैंने फिर से देखो, फिर मेरे हाथ को देखोगे, फिर मैंने ऐसे पकड़ा है, ठीक है, इस बार भी मैंने पकड़ा है, ये अभी भी उसी पोजीशन में दिख रहा है, पास पास ही है, ठीक है। लेकिन एक सच्चाई ये बताऊं तो मैंने बहुत कस के पकड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? अब हीट इधर से दोगे भी तुम, यानी तुम छुड़ाने आ जाओ यहाँ पे, तो तुमको छुड़ाने में दिक्कत होगी। समझ में आ रहा? नहीं फील आ रहा होगा, ठीक है। मैं रियलिटी में चाहूँगा आप यहाँ पे आ सकते हैं, कैमरे के पीछे अगर आ जाते हैं आगे तो अच्छी बात है, नहीं तो वहीं खड़े होकर छुड़ाइए। आइए खड़े हो जाइए। नॉर्मली आपको करना क्या है? देखिए पहले वाले में देखिएगा, मैं इसमें नाटक नहीं कर रहा हूँ, सीधा सीधा बात है। मैंने हाथ को पकड़ा, बस आपको छुड़ाना है, ठीक है। तो चलिए छुड़ाइए। छुड़ा दिया इन्होंने। मेनली ज़्यादा फोर्स आपको फील हुआ? ठीक। अभी देखिए पूरी पावर लगा दी, अभी तक छोड़ नहीं पाए, यानी और किसी को बुलाना पड़ेगा, यानी कई लोग आएंगे तब पावर लगेगी, यानी ज़्यादा पावर लग रही है ना, ले दे के मतलब ये है। अच्छा एक बार और ट्राई कर लीजिए, नहीं तो आप मायूस हो जा रहे हैं। देखिए भाई हमको खींच के तोड़ेंगे नहीं ना, ठीक है। तो मेनली क्या हुआ कि ये नहीं छुड़ा पाए, इसका मतलब यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स है क्या है? तगड़ा है। अब पहली बार में छुड़ा लिया गया, दैट मीन्स अट्रैक्शन फोर्स क्या था? कम था, ठीक है। आई बात समझ में? इस बात को ध्यान में रखिए। दिखेगा पास पास है, लेकिन अट्रैक्शन फोर्स कम रहेगा ना, तो छुड़ाना आसान है। दैट मीन्स उस कंडीशन में उसको सॉलिड से लिक्विड बनाना है, यानी उसके मॉलिक्यूल्स को दूर दूर ले जाना है, तो आसानी से हम कर सकते हैं। क्लियर है? इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम। तो मेटल के अंदर आते हैं, ध्यान से समझेंगे। मेटल के अंदर आएंगे तो भैया मेटालिक बॉन्ड जैसा रहेगा, अगर कमजोर है मेटालिक बॉन्ड तो इसका मतलब उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स कम है, दैट मीन्स इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स कम है। और अगर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है तो थोड़ा सा ही हीट देंगे, थोड़ी सी एनर्जी देंगे, तो वो एनर्जी जाएगी और मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? दूर दूर। तो इस कंडीशन में इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा ना, यानी मेटालिक बॉन्ड कम, सॉरी मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डालो तब समझ में आएगा, ठीक है। तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, तो इसका मतलब आसानी से वो सॉलिड से किस में चले जाएंगे? लिक्विड में, यानी उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम। अच्छे से सुनते जाएंगे। और अगर उनकी मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा ना, और अगर ये बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन में उनको दूर दूर ले जाना थोड़ा कठिन है, इसका मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा। क्लियर हो गया? अब एक बात समझिएगा,
जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि फोर्स वहाँ पे तगड़ी लग रही है, इतना आसानी से हम दूर दूर नहीं कर सकते। यहाँ पे जब हमको ज़्यादा एनर्जी लगी इसको इस स्टेज में ले जाने के लिए, अगर सपोज कर लो कि मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है ज़्यादा, तो फिर इस स्टेज से इस स्टेज में भी ले जाने में मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ऐसा मत सोचिएगा थोड़ा दूर दूर हो गए तो अब आराम से तोड़ लेंगे, नहीं, समझ में ना, वो फोर्स अभी भी लग रहा है, बस दूरी बढ़ने के साथ थोड़ा सा क्या हो गया है, कम। समझ में आया, क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो ले देके एक मेटल के अंदर जो मेटल जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखना है, तो उस कंडीशन में हमको क्या देखनी पड़ेगी, उसकी मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर उसके पास मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा। अब जैसा कि आप जानते हो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है ना। हम लोगों ने ये देखा है कि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो एक्चुअल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा उसके पास मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। आएगा समझ में? तो चलिए, अब जितनी बातें मैंने बोली हैं उसको समझने का वक्त, लिख के समझने का वक्त आ गया है। समझ तो चुके ही हैं, अब तो कुछ बचा नहीं है, बस ऑब्जर्व करने का समय है। तो मेनली ध्यान देंगे मेटल में जिनका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट बीपी लिखो, बीपी भी ज़्यादा। ठीक है, क्लियर? इसका मतलब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ MBS, क्लियर है? एंड बॉइलिंग पॉइंट आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MBS। और हमको ये पता है कि MBS जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यस और नो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो वी कैन से दैट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सब कुछ NCERT आपको ऐसे ही बताती है। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको NCERT ऐसे ही एक्सप्लेन करेगी। NCERT की सबसे अच्छी खूबसूरती ये है कि वो हमेशा बेसिक से चीज़ों को करेक्ट करती है। ओके, हमेशा NCERT बेसिक से स्टार्ट करेगी, बिकॉज NCERT जानती है कि अगर हम इस चीज़ को ऊपर से लेके जाएंगे तो बच्चे कंफ्यूज रहेंगे। तो NCERT अच्छा काम करती है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो नॉर्मली चीज़ों को समझाने के लिए अच्छा खासा लैंग्वेज यूज करेगी। प्रॉब्लम यही थोड़ी सी होती है, मतलब एक नॉर्मल चीज़ समझाना होगा तो भारी भरकम चीज़ लेके आएगी। समझ में आ रहा है? अगर नॉर्मल बात बोलना है कि सुई, तो सुई को डायरेक्ट सुई नहीं समझाएगी, हाथी तक पहुंचाएगी, हाथी से रिलेट करके फिर सुई पे आएगी। समझ में आ रहा है? तो ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी। बाकी कनेक्ट अच्छा करती है कि बेसिक से लेके चल रही होती है। अब जैसा कि आपको पता चल चुका है कि हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के तहत चल रहा होगा, तो उस अनुसार चलूँगा मैं। ठीक है, अब उस अनुसार चलने का मतलब ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ, क्या करूँ, फिर से वही काम करूँ, स्कैंडियम टाइटेनियम लूँगा ना भाई, 3D सीरीज में स्कैंडियम टाइटेनियम, उसके बाद वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक, है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमको पता है, पहले में 1 2 3, यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 5 4 3 2 0 0। ठीक है, सॉरी। अब मेरे लिए ध्यान से सुनिएगा। क्या सुनेंगे? तो ध्यान से यहाँ पे ये सुनिएगा कि ध्यान देंगे तो यहाँ से यहाँ तक मेटालिक बॉन्ड क्या हो रहा है, सॉरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। यानी मेल्टिंग पॉइंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, इंक्रीज करेगा। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ो, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो फिर घटने लगा ना। तो यहाँ से जब मैं इधर जाऊँगा तो मेटालिक बॉन्ड क्या हो जाएगा, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा।
क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है? मेटालिक मेल्टिंग पॉइंट क्या होने लगेगा, डिक्रीज, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होने लगे, कम होने लगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो उनको चिपका के रखा हुआ उन मेटल्स को, वो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, वो फोर्स कम हो जाएगा। फोर्स कम हो गया तो आसान है छुड़ाना। क्लियर है ना? तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसका जब चार्ट बनाऊंगा तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने जो चार्ट दिया है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, वहाँ पे आपको क्वेश्चन नजर आएगा। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं आपको जो भी चार्ट है ना बना के नहीं, यहाँ से दिखा देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि जो एग्जैक्ट एनसीईआरटी का देखेंगे आप तो समझ में आएगा। ठीक है, तो 1 सेकंड के लिए भी आप पॉज करिए, मैं दिखाऊँ तो देख पाएंगे आप लोग। यहाँ पे ये एक्चुअल में हमारे पास ये पहले 3D का है, ब्लैक वाला, रेड वाला क्या बोलते हैं 4D का है, सॉरी एक्चुअल में 4th पीरियड यहाँ पे डिनोट किया गया है, अगर आप देख पाएंगे वही चीज़ है। तो ये 3D है, ये 4D है रेड वाला, और ये 5D है। पीरियड के अनुसार करेंगे तो दैट मीन्स ये 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड। क्लियर है? अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, तो पहले जो स्कैंडियम से लेके या टेरियम तक लगभग एक माना गया है, फिर इसके बाद टाइटेनियम थोड़ा सा बढ़ गया है, थोड़ा सा और मैं पास लाऊँ देखेंगे, टाइटेनियम बढ़ा है, फिर उसके बाद थोड़ा सा जिरकोनियम का और बढ़ गया, फिर क्रोमियम का और बढ़ गया, लेकिन अचानक से आपको फॉल देखने के लिए मिलेगा मैग्नीज पे। मैग्नीज पे देख रहे हैं कि इसका क्या है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, कम हो गया, है ना, यानी डायरेक्ट सीधे सीधे क्या हो गया, कम हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे देखोगे मैग्नीज के बाद फिर आयरन थोड़ा सा बढ़ा है, फिर उसके बाद कांस्टेंट चला है, कांस्टेंट चला है, फिर क्या हो गया है, कम हो गया है। क्लियर है? तो आई होप आप समझ भी रहे होगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन बस मैग्नीज के कंडीशन में आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। एनसीईआरटी इस चीज़ को बताती है, ठीक है ना, तो टेंशन ना लेंगे। पहले फिर से मैं दिखा दूँ ग्राफ, देखिए, अदरवाइज समस्या क्रिएट होगी। देखिए जितनी भी कहानियाँ हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस ग्राफ से ही क्लियर होंगी। ठीक है, तो मेनली आपको ग्रुप दिखाया जा रहा है कि 3 से लेकर 12 तक ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट पूरा का पूरा डिग्री सेल्सियस में दे दिया गया है कि अगर मेरे पास क्या स्कैंडियम है, स्कैंडियम को अगर मैं क्या करूँगा, अगर मैं हीट दे रहा हूँ तो कितना डिग्री सेल्सियस का हीट देना पड़ेगा, 1500 डिग्री सेल्सियस का हीट दूंगा, तब जाके क्या होना स्टार्ट होगा, तब जाके ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा, यानी पिघलना स्टार्ट होगा। तो मेनली ये स्कैंडियम और टेरियम का लगभग क्या बोलते हैं 1500 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। उसके बाद बढ़ती हैं चीज़ें, दैट मीन्स टाइटेनियम थोड़ा सा और इंक्रीज करेगा, वेनेडियम और क्रोमियम वेनेडियम के लगभग बराबर मिलेगा, लेकिन मैग्नीज कम हो गया है। ठीक है, अब मैग्नीज में अचानक से गिरावट देखने के लिए मिलती है, तो आखिर क्यों, बता सकते हैं आखिर ऐसा क्यों? तो मेनली इसका कारण होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाना। अब आप कहेंगे सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन मेनली कारण क्या है, इसको समझिए पहले। मेनली हम मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज वाले केस में आप यहाँ पे देख लीजिएगा, मैग्नीज का आप देखोगे तो क्या होता है 4s2 3d5 ऐसा कुछ होता है। और इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो S के अंदर भरे पड़े हैं, हाँ या ना, S भी भरा पड़ा है, और ये जो D ब्लॉक है इसका, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, पेयरिंग में हो जाएंगे, है ना, सॉरी पेयरिंग कह रहा हूँ मैं, सब के सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। दैट मीन्स अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका डी ब्लॉक कैसा हो गया है, हाफ फिल्ड हो गया है। क्या हो गया है, हाफ फिल्ड। और हाफ फिल्ड का मतलब क्या हो गया, ये स्टेबल हो चुका है, ये अपने आप को क्या मान लेता है, स्टेबल। समझ आ रहा है, हाफ फील्ड पे क्या होता है, स्टेबल मान लेता है। तो स्टेबल का मतलब जानते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो पहले बाहर घूमते थे इधर उधर और सबको क्या करते थे, चिपका के रखते थे, ये जो काम है अब ये कम करेंगे। हाफ फील्ड का मतलब स्टेबल होने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन जो चकचकाहट है अपनी कम कर रहे हैं। स्टेबिलिटी का मतलब यही है, ठीक है। और मेनली चकचकाहट कम करने का कारण क्या बनेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा यार? मेनली समझो, हीलियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, नियॉन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉनों का किसी दूसरे से कोई मतलब होता है, नहीं होता है। वो ऐसे चुपचाप खड़े रहेंगे, बगल में कोई भी आ जाए उनसे कोई लेना देना नहीं है। यानी उनके अंदर किसी भी प्रकार की चकचकाहट है किसी दूसरे को लेके नहीं है। लेकिन मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चकचकाहट होने के कारण ही तो बाकी एटम्स को आपस में कनेक्ट करके रखते हैं। बगल वाला कैटायन है, ये भी कैटायन है, इधर भी कैटायन, इधर भी कैटायन। अब एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रखा हुआ है, देखना ध्यान से, तो इधर एक कैटायन, इधर कैटायन, इधर कैटायन, इधर कैटायन, सभी कैटायन है। सबके ऊपर नजरें होंगी इस इलेक्ट्रॉन की। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबके ऊपर।
ये इससे भी कनेक्ट करेगा, इससे भी कनेक्ट करेगा, इससे भी कनेक्ट करेगा, इससे भी कनेक्ट करेगा। समझ आ रहा है? ये सबको अपने पास रखना चाहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो डिस्टर्बेंस के लेवल पे चल रहा होगा, डिस्टर्ब है ये, ठीक है। लेकिन हम बोलते हैं ना कि स्टेबल होने का, स्टेबल होने का मतलब यही है, देखो जब तक इलेक्ट्रॉन आपका चकचकाहट वाला है तब तक आप अनस्टेबल है। जिस दिन आपका इलेक्ट्रॉन स्टेबल मान ले, मतलब चकचकाहट अपनी दूर कर देगा, उस कंडीशन में आपका जो एटम है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल मान जाएगा। वैसे भी हम जानते हैं कि हाफ फील्ड का स्टेबिलिटी का फंडा चलता है फोर्थ पीरियड के अंदर, यानी 3D सीरीज के एलिमेंट हाफ फील्ड बड़ा अच्छे से मानते हैं, है ना। हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी को बड़े अच्छे से, बड़े शिद्दत से यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हाफ फील्ड है तो स्टेबल हो गया है। अब अगर यहाँ पे स्टेबल हो गया तो सीधी बात है कि क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन अपनी चकचकाहट कम करेंगे, ये अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, और इस कंडीशन में इनको दूर दूर करना क्या होगा, ठीक है। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी ना, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही तो हैं जो चिपका के रखे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो फिर अट्रैक्शन फोर्स कम होने लगेगा। क्लियर है, हाँ या ना? चलिए अच्छी बात है अगर ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही अगर हम उसका देखें, उसका मतलब किसका, मेनली अभी हम लोगों ने किसका देखा, अभी तो हम लोगों ने फोर्थ सीरीज का देखा, फोर्थ पीरियड का, यानी 3D सीरीज का देखा। ऐसे उसके ऊपर भी है ना, उसके ऊपर वाले का देख लिया जाए, मेनली उसका भी देखना जरूरी है। तो एक सेकंड के लिए पॉज करेंगे, थोड़ा सा गायब हो गया है इमेज। चलिए देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, फिफ्थ पीरियड का है, ठीक है। फिफ्थ पीरियड का है हमारे पास ये एलिमेंट, और इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट आप देख पा रहे होंगे तो ऐसे ही चल रही है। फिर से ये देखिए, मैग्नीज के जगह पे जब TC आया, दैट मीन्स टेक्नीशियम आया, तो यहाँ भी क्या हुआ, डाउनफॉल आपको देखने के लिए मिला। कारण वही है, सेम स्टेबिलिटी का फंडा लगा हुआ है, ठीक है। फिर ऐसे आप चले जाएंगे सिक्स्थ पीरियड में, सिक्स्थ पीरियड में भी सेम कहानी चलेगी, ठीक है। बट सिक्स्थ पीरियड के अंदर जो आपको वॉल्फ्रेमम जिसको आप देख पा रहे होगे, टंगस्टन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना। और इसीलिए हम इसका यूज करते हैं बल्ब के अंदर, ठीक है। ये नेचर से इसको मिला हुआ है भाई, कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है देख पा रहे होंगे कि 3500 डिग्री सेल्सियस से भी एबव है, ठीक है। और इसी कारण ये कहाँ पे यूज होता है, ये यूज होता है बल्ब के अंदर। बहुत अच्छा खासा ये क्या होता है, कंडक्टर होता है हीट का। क्लियर है? तो आई होप आपको ये चार्ट समझ में आ गया होगा। तो आप जब ये टॉपिक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वाला कंप्लीट करोगे तो सब लास्ट में आप ये चार्ट बनाओगे, फिर आप ऑब्जर्वेशंस को लिख दोगे कि मैग्नीज का यहाँ पे डाउनफॉल क्यों है, टेक्नीशियम का डाउनफॉल क्यों है। क्लियर है? देखिए जिंक के अंदर भी डाउनफॉल है कि नहीं है, कैडमियम के अंदर भी डाउनफॉल है। रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि ये क्या है, स्टेबल हो जाते हैं, यहाँ पे आके पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे, स्टेबल। और देखिए ऐसे ही देखिए मरकरी का भी है ना। तो मरकरी का भी डाउनफॉल आपको देखने के लिए मिल रहा है ना। वैसे तो मेनली मरकरी आपको लिक्विड फॉर्म में भी मिलती है, ठीक है, और लिक्विड फॉर्म में ही मिलती है ना। और इसका इसलिए भी देख सकते होंगे आप लोग कि इसका जो क्या बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट है बहुत क्या है, कम है। क्लियर है? बहुत क्या है, कम। तो देखिए मरकरी, फिर उसके बाद कैडमियम, फिर उसके बाद जिंक, ठीक है। तो आई होप आपको ये चार्ट समझ में आ गया होगा कि इस चार्ट से कहना क्या चाह रहा है एनसीईआरटी, ठीक है। और कहने का मतलब आप सब लोगों को पता है कि कहना कुछ नहीं चाह रहा है, कहना सिर्फ इतना चाह रहा है कि भैया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पकड़ो, फिर स्टेबिलिटी के फंडे को पकड़ो, ठीक है। तो यहाँ से जो सीखने के लिए मिला वो पहले याद रख लो, क्या कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, ठीक है, पहली बात। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम तो मेल्टिंग पॉइंट कम, ठीक। अब मेल्टिंग पॉइंट मैं बॉइलिंग पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ, मेल्टिंग पॉइंट के साथ पैरेलल बॉइलिंग पॉइंट चल रहा होगा, ठीक है। स्टेबिलिटी ज़्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट कम, इसको पकड़ेंगे, ठीक है ना। स्टेबिलिटी बढ़ेगी या बढ़ेगी मत करो, सॉरी ज़्यादा मत करो, लिखो अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम, ठीक है। यहाँ से ये बात लिख लीजिएगा कि भाई स्टेबिलिटी के फंडे में अगर मान लो हमारे पास क्या है, फुल्ली कंप्लीटेड ऑर्बिटल है, ठीक है ना, फुल्ली कंप्लीटेड ऑर्बिटल, तो उस कंडीशन में मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। और पार्शियली हाफ फिल्ड, यहाँ पे फुल्ली फिल्ड लिखिए, कंप्लीटेड मत लिखिए, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, यहाँ पे लिखिएगा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है
तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के लिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ से ही हम लोगों ने सीखा हाफ फील्ड ऑर्बिटल है तो मेल्टिंग पॉइंट कम, फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल है तो और कम, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? लिख दो भाई ये भी, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो रहे होंगे। ठीक है, कम हो रहे होंगे। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं। अब हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को डील करने जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं चाहूँगा ज़रूर कहना कि अभी मैंने स्टेबिलिटी का फंडा बताया, तो स्टेबिलिटी के फंडे को हम लोगों ने किससे कन्वर्ट कर दिया था? गलती से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों से रिलेट करा दिया था। तो एक्चुअल में स्टेबिलिटी का फंडा इलेक्ट्रॉनों के अनपेयर्ड से मतलब नहीं रखता, मेनली इलेक्ट्रॉनों के चकचकाहट से मतलब रखता है। चकचकाहट, इलेक्ट्रॉनों की चकचकाहट क्या हो जाती है स्टेबिलिटी के केस में? कम होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है ना? इसलिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। तो इस चीज़ को लिख दीजिएगा आपसे। ठीक है, इस चीज़ को आपसे लिख लीजिएगा। अब हम बाकी प्रॉपर्टीज़ को डील करेंगे। चलिए, इस चीज़ को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब बाकी प्रॉपर्टीज़ को डील करिएगा। तो व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ बाकी प्रॉपर्टीज़? तो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप लोगों ने क्लास 11 के पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ा हुआ है। मेनली अब जो प्रॉपर्टीज स्टार्ट होंगी उसमें सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि कोई भी अगर हम पदार्थ ले रहे हैं तो उस पदार्थ का हमको एक अकेला कण लेना पड़ेगा। ठीक है, और अकेला कण मतलब आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म। ठीक है ना? नहीं समझे सर? मतलब अब हमें अगर किसी मेटल की या किसी भी पदार्थ की प्रॉपर्टी देखनी है तो उसके लिए मुझे सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा कि उस पदार्थ का, यानी जो भी हम पदार्थ ले रहे हैं, जैसे मैंने अभी बोला आयरन, तो आयरन अपने आप में एक पदार्थ है। ठीक है, तो इस आयरन की अगर हम और प्रॉपर्टीज़ को डिटेल जानना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए मुझे आयरन, चूँकि आयरन अपने आप में किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। तो हम पहली बात जान लीजिएगा कि इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी हम इस सॉलिड फॉर्म में नहीं जान सकते। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे इस आयरन को किस फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा? गैसियस फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। और गैसियस फॉर्म में ले जाएंगे तो हम एक आयरन एलिमेंट को पकड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स एक एटम, आयरन के एक एटम को पकड़ सकते हैं। ठीक है, और यदि हम एक आयरन के एटम को पकड़ लेंगे तब उस कंडीशन में हम बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज की डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो मेनली हमें इसे सॉलिड से किस में लेके जाना है? गैस में लेके जाना है, तब जाके हम ये कर पाएंगे। और इस प्रोसेस को कि जिसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि मेनली किसी पदार्थ से उसका आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म बना रहे होते हैं। ठीक है ना? यानी कोई पदार्थ है, कोई मटेरियल है, उस मटेरियल का हम लोग क्या निकाल रहे हैं? गैसियस। ये देखो कौन सा कैसा है? ये इस फॉर्म को बोलेंगे आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब अकेला गैसियस फॉर्म। ठीक है, गैसियस फॉर्म। ठीक है, ये गैसियस फॉर्म है, आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म, या सीधा सीधा बोलूँ मैं गैस एटम। ठीक है ना? गैसेस वाला एटम, सॉरी गैसियस ही लिख लो, गैसियस एटम। तो इस प्रोसेस को या इस कहानी को या इस एनर्जी, मतलब जो एनर्जी देनी पड़ेगी ये ऐसा करने में, उसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज द मीन्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, तो सीधी बात है कि हम सॉलिड से किस में लेके जा रहे हैं? गैस में ले जा रहे हैं। तो उस दौरान जो एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी जितनी एनर्जी के अंदर चेंज लाना पड़ेगा, एंथैल्पी। व्हाट इज द मीन्स ऑफ एन एंथैल्पी? एंथैल्पी मतलब चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी, ऐसा तो है नहीं कि इसके पास एनर्जी नहीं होगा, तो एनर्जी है। तो इस एनर्जी के अंदर कितना हम चेंज लाते हैं, इसके अंदर कि एनर्जी के अंदर कितना चेंज लाते हैं कि ये जो सॉलिड फॉर्म में है Fe, वो किस में चला जाए? गैसियस फॉर्म में चला जाए।
अभी भी नहीं फील आएगा, अभी फील हम लेके आते हैं यहाँ से। जैसे Cl2, व्हेन वी सी दैट क्लोरीन ऑलवेज फॉर्म इन Cl2 फॉर्म, Cl2 के रूप में प्रेजेंट होगा। ऑक्सीजन को देखोगे तो O2 के रूप में प्रेजेंट होगा। तो ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है ना। अब ये किसी भी रूप में हो, गैसियस में हो, फलाना ढिकाना, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है तो ये जोड़े में ना। क्या अकेले है ये? अकेले नहीं है ये। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इनको अकेले करना पड़ेगा। तो इनको अकेले करने के लिए इनके अंदर जितना एनर्जी के अंदर चेंज लाना पड़ेगा इस मॉलिक्यूल के। समझ में आ रहा है? अब मैं अकेले करूंगा तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? ये Cl अकेले हो जाएगा, मतलब Cl2 था, अब ये अकेले हो गया तो Cl हो जाएगा ना, टूटेगा ना भाई, टूटेगा तो Cl या Cl, 2 Cl बनेंगे, एक Cl मिल गया। ये Cl किस फॉर्म में होगा? गैसियस फॉर्म में होगा, पहली बात तो। दूसरी बात ये क्या होगा? अकेले होगा, आइसोलेटेड फॉर्म होगा, ठीक है ना, आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म बन गया। तो इसके लिए मुझे जितनी एनर्जी के अंदर चेंज लानी पड़ी, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ले दे के सीधा मतलब एक पदार्थ को हम मेटल के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, एटम के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एटम के रूप में कन्वर्ट करने के लिए या सिंपली उसके अंदर से एक एटम निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, एंथैल्पी ऑफ क्या कहलाएगी? आयोनाइजेशन। क्या समझ में आया ना? क्लियर है? तो मैं इस चीज को कैसे लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मतलब क्या होगा? एक सब्सटेंस से उसके एटम के फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी, सीधा समझ लो, देनी पड़ती है या चेंज लाना पड़ता है, ठीक है ना, देनी पड़ती है, ठीक है ना, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं। ये बहुत शानदार वर्ड है, उसको कनेक्ट करिएगा। शानदार क्यों? क्योंकि जस्ट इसके बाद आएगा आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। अभी है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, अगला आएगा एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। तो दोनों एकदम सिमिलर चल रहे हैं, ठीक है। अब समझा रहा हूं मैं, मेरे लिए क्या है, एक लाइन में समझो। एक कोई भी पदार्थ है, कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का क्या बनाना है, मतलब उस सब्सटेंस से एक एटम निकालना है। उस सब्सटेंस से क्या निकालना है? एक एटम निकालना है। तो उस सब्सटेंस से एक एटम निकालने के लिए जो एनर्जी सब्सटेंस को देनी पड़ेगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। कितना आसान है ना? सब्सटेंस से क्या निकालना है ना, एटम निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी, जो हीट देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एटम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्लियर है? एक सब्सटेंस से उसके एटम के फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे ही हम लोग एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं। या सब्सटेंस से उसके एटम को निकालना, ठीक है ना, सब्सटेंस से क्या निकालना? एटम को, सब्सटेंस से एटम को निकालना। क्लियर है? इतने में कनेक्ट हो गया होगा क्या होता है मतलब। मेनली जैसे समझो, अगर मान लो हम आयरन के उसको पकड़े या किसी को भी पकड़े, तो मेनली हमारा जो मॉलिक्यूल होगा आयरन का, वो कुछ ऐसा होगा, Fe होगा, हर जगह पे Fe होगा, और ये आपस में क्या होगा? कनेक्टेड होगा मेटालिक बॉन्ड के थ्रू, होगा कि नहीं होगा? अब हम चाहते हैं इसके बारे में अच्छी खासी जानकारी लेना, तो जानकारी कैसे लेनी पड़ेगी? जब मैं इसको अकेले करूँगा। मैं अगर इसको अकेले नहीं करूँगा तो मैं इसके बारे में जानकारी नहीं ले सकता। समझ में आ रहा है? तो इसको अकेले करूँगा तो जानकारी मिलेगी, नहीं कर पाया तो इसका मतलब मुझे जानकारी नहीं मिलेगी। समझ में आया? ऐसी प्रॉपर्टीज़ को डील करना है जहाँ पे हम अकेले लेके चल पाते हैं, और इसके लिए मुझे अकेले करना पड़ेगा। तो अकेले करने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ेगी, दैट मीन्स मैं उसको क्या दूंगा? हीट दूंगा। हीट देने से क्या होंगे? दूर दूर भागेंगे। क्यों? आखिर गैसियस फॉर्म में लेके जा रहे हो भाई, तो गैसियस फॉर्म ही तो ये फॉर्मेट है जहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? दूर दूर हो जाएंगे, और दूर दूर हो जाएंगे तो मैं आराम से एक को पकड़ के क्या कर लूँगा? डील कर लूँगा। है समझ में? तो इसीलिए गैसियस फॉर्म में लेके जा रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में नहीं लेके गए। आई बात समझ में कि नहीं? क्या कोई दुविधा है? समझ में आ गया? What is the means of enthalpy of atomization? अब
इस तरीके से अगर देखा जाए तो जैसे अभी हम लोगों ने मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देखा, टेम्परेचर देना पड़ा ना, यहाँ भी आप दोगे एनर्जी, हाँ या ना, तो यहाँ भी वही काम चल रहा होगा, हाँ या ना, समझ में आ रहा है, यहाँ भी तो वही काम कर रहा होगा। तो यहाँ पे भी हमको एक चार्ट बनाना पड़ेगा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। किस चीज़ का चार्ट बनाना पड़ेगा कि कौन सा एटम है, सॉरी कौन सा मेटल है जिसका हम एटमाइजेशन यानी उसके अंदर से एटम निकालना चाह रहे हैं, तो उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, समझ में आ रहा है, उस एनर्जी का चार्ट बनाना पड़ेगा और सबका अलग अलग होगा, है ना। अच्छा यार, एटम निकालने का मतलब क्या है कि इसके मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से तोड़ के हटाना, यहाँ भी तो वही काम चल रहा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ही तो काम कर रहा होगा, है ना भाई। ये इसको चिपका के रखेगा, ये इसको चिपका के रखेगा, तो ये जाने देगा, नहीं जाने देगा। मतलब ये चाह रहा है कि चला जाऊँ, तो कैसे चला जाएगा, ये पकड़ा हुआ है, ये पकड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो यार मॉलिक्यूल्स को तोड़ के उनके गैसियस फॉर्म में आइसोलेट करने के लिए भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, क्योंकि उसके अंदर भी क्या है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जैसा कि नॉर्मल लेवल पे होता ही है कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता ही है, ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जुदा नहीं होने देगा एटम्स को, ठीक है। तो आपको उनको जुदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, ये एनर्जी ही जाके काम करेगी, ठीक है ना। और चूंकि आपने देखा भी कि कितना चेंज ऑफ एनर्जी आया, तो देखना पड़ेगा ना कितनी एनर्जी के अंदर चेंज आएगी, उस एनर्जी के चेंज को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो चलिए देखते हैं सबका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। उसके लिए मैं अगेन चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, पॉज करिए, चलिए देखिएगा। मेनली ये आपको जो ब्लू वाला दिख रहा है वो क्या है, इट इज़ अ 3D सीरीज, ग्रीन वाला 4D और 5D सीरीज, ठीक है। देखिए ऊपर बताया गया है। अब मेनली आप देख पा रहे होंगे कि इनका ये जो आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे एक्चुअल में ग्रुप नंबर डाल दिया गया है और एलिमेंट्स आप पकड़ रहे होगे। मेनली ये क्या है, तो ये स्कैंडियम है, ये टाइटेनियम है, वैनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या है हमारे पास, आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, कॉपर है और ये जिंक है। क्या आप इस ग्राफ को देख के ऐसा फील कर रहे हो कि जैसे ये वाला जो पोर्शन है पूरा का पूरा वो ऐसे ही है जैसे अभी हम लोगों ने मेल्टिंग पॉइंट वाले के कंडीशन में देखा था ना। बट यहाँ पे देखना, यहाँ पे कहानी कुछ और है। देखो यहाँ पे जो आप देख पा रहे होगे, देखो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में, तो यहाँ पे क्या है, किलो जूल पर मोल, यानी एक मोल अगर मॉलिक्यूल है किसी का, जैसे स्कैंडियम का 1 मोल मॉलिक्यूल है, 1 मोल मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल होता है ना। यानी इतने पार्टिकल हैं, तो उन पार्टिकलों को हम अगर अलग करना चाहते हैं तो मुझे कितना एनर्जी देना पड़ेगा, कितना ऊर्जा देना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, ये 400 से 200 के बीच में मैक्सिमम मैं मान लेता हूँ 350 ही है, ठीक है ना। तो 350 किलो जूल देना पड़ेगा, ठीक है ना, एनर्जी, तब जाके स्कैंडियम का के अंदर से मुझे एक एटम प्राप्त होगा, ठीक है ना, जो आइसोलेटेड होगा। आई बात समझ में। तो इस तरीके से यहाँ पे ग्राफ चल रहा है, क्लियर है। देखिए यहाँ पे ऊपर ऐसे, यहाँ पे ऐसे, क्लियर है। तो मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा कि आप इस ग्राफ को भी क्या कर लेंगे, अच्छे से बना लेंगे। नीचे ग्रुप है, आप एलिमेंट नंबर भी डाल दीजिएगा यहाँ पे, और बाकी आप ये वाला पूरा पोर्शन देख लीजिए, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज सपोज करिए कि ये क्लियर नहीं मिल रहा है तो आप गूगल पे जाके सेम टॉपिक का ग्राफ आप सर्च कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये गूगल से ही लिया गया ग्राफ है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया होगा कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, ठीक है। अब हम कहानी को आगे बढ़ाएं तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन से हम लोगों ने क्या किया कि अब हम लोगों ने आइसोलेटेड एटम बना लिया है, जो किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। अब कहानी को आगे बढ़ाएं, विस्तार से चले। तो अब हमारे सामने नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इसी पे बेस्ड, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है। हाँ, इसको आप क्या बोलते हो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। अच्छा, कई लोगों के मन में चल रहा होगा कि यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ अभी हम लोगों ने जस्ट देखा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, तो इसकी भी कहानी किस पे चल रही है, सेम कहानी है ना, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाली। अगर देखिए एनसीईआरटी के टर्म में बात करोगे तो देख लो थोड़ा सा, अदरवाइज आप कहोगे कि सर वो बताया ही नहीं, ठीक है ना। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देख लो पहले, उसके बाद बात करेंगे। मेनली हम सबको पता है कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई जब ये मेल्ट होगा तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी, जब ये गैसियस फॉर्म में जाएगा तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी। मैं थोड़ा और रियलिटी बताऊँ आपको, थोड़ा और रियलिटी बताता हूँ। देखिए यार एक्चुअल में होता क्या है, मेनली आप सबसे पहले जानते हैं, मान लीजिए आप कोई सॉलिड फॉर्म लेते हैं,
कोई भी मेटल है उसका क्या लोगे, सॉलिड फॉर्म। थोड़ा सा ध्यान देना, सॉलिड फॉर्म लेते हो, ठीक है। फिर क्या करते हो, ध्यान देना, इसको टेम्परेचर देते हो तो ये मेटल किस में चला जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। देखते जाना अच्छे से कैसे हम लोग एटम बनाते हैं। फिर इसको फिर एनर्जी दोगे तो ये मेटल किस फॉर्म में चला जाएगा, गैसियस फॉर्म में। अब इस गैसियस फॉर्म में फिर एनर्जी दोगे तब वहाँ से एक एटम निकाल पाओगे। आया समझ में, समझ में आया। तो यहाँ पे फिर जो एनर्जी दोगे तो ये जो एनर्जी के अंदर वही बोल रहा है कि एनर्जी के अंदर जो चेंज लेके आओगे। आया समझ में। इसके पास ऑलरेडी जो एनर्जी होगी उसके बाद अभी देखो, अभी थोड़ा सा कनेक्ट करते जाना। अभी तक इसके पहले हम लोग यहाँ तक बात की है ना। ये वाला टॉपिक यहाँ से यहाँ पे आ रहा है ना। यस आर नो, आइसोलेटेड एटम, समझ में आया। यहाँ से यहाँ तक बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक सॉरी यहाँ से यहाँ तक मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ से यहाँ तक एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्लियर है। और फिर अभी आगे जस्ट देख लोगे, आगे जस्ट देखोगे कि इस एटम से अब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, यानी यहाँ पे इसको आयन बना देंगे हम लोग, तो आयन बनाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब ये वाली एनर्जी को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, चलो इसको भी दे दो, इसको बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, है ना। बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर, इसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर है, दैट मीन्स ये है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जबकि यहाँ पे जो एनर्जी दोगे जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। क्लियर है ना, आया समझ में। ऐसे कहानी चल रही होगी, क्लियर है, ठीक। अब समझो ध्यान से, ये जो है किस पे डिपेंड करेगा, इन्हीं लोगों पे तो डिपेंड करेगा। जैसे ये लोग रहेंगे वैसा ही काम करेगा, है ना। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ ना कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा होगा। तो अगर हम बात करें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की, तो अगर ये इनके प्रोपोर्शनल है तो ये तो और किसी के प्रोपोर्शनल थे ना। ये किसके प्रोपोर्शनल थे, ये प्रोपोर्शनल थे एक्चुअल में मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की, है ना। और एक्चुअल में मेटालिक बॉन्ड प्रोपोर्शनल किसके भरोसे बैठा हुआ है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। समझ में आया ना। तो इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके प्रोपोर्शनल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के, है कि नहीं है। जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा क्या देना पड़ेगा, एंथैल्पी, उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है ना। यानी उतना ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा मुझे एक एटम बनाने में। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब कहानी को आगे बढ़ाया जाए, तो अब कहानी आती है आयोनाइजेशन एंथैल्पीज पे, ठीक है। अब व्हाट इज मीन्स ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, बड़ा सिंपल है सर, बहुत सिंपल है, कतई आसान है, यही तो हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, बड़े सारे नाम हैं, तो नाम की चर्चा नहीं करेंगे, यही प्रमुख नाम है, ठीक है ना। विदेशों में भी इसी नाम से जानते हैं हम लोग, तो इसीलिए हम लोग इस नाम को परिवर्तित नहीं करेंगे। मेनली इसको हम एक और नाम देते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, ठीक है। अब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे ही क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन कहते हैं। क्लियर है। जब कितने लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर एनर्जी क्यों लगानी चाहिए, कहाँ है आखिर एनर्जी लग रही है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। कितने लोगों को लग रहा है कि कहाँ है आखिर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है, कहाँ है, कारण बताइए। आखिर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, जैसे एक एटम को निकालना था तो एनर्जी लगानी पड़ी, क्यों लगानी पड़ी बता सकते हैं। क्योंकि हमको बॉन्ड तोड़ना पड़ा। बॉन्ड क्यों तोड़ना पड़ा, सिंपल बात था यार, ध्यान से समझो। देखो ये क्यों वाला जो चीज़ है ना वही साइंस चलाता है, अगर क्यों नहीं आया तो साइंस नहीं चल पाएगा।
क्यों से ही पूरा साइंस बना है, तो क्यों से को लाओ जरूर। ये सब के सब क्या है, ये सब के सब एटम है जो आपस में चिपके हुए हैं, और जो चिपके हुए हैं तो इसका मतलब 100% को चिपकाने के लिए कोई ना कोई तो बैठा होगा, फोर्स जो चिपका के रखा होगा। तो यहाँ पे फोर्स लगा हुआ है। मैं चाह रहा हूँ क्या करना, कि इनको अलग लेके जाना। तो जब मैं लेके जाना चाहूँगा दैट मीन्स मैं क्या करना चाहूँगा, इनको इस जगह से डिस्प्लेस करके यहाँ पे अकेले उठा के लाना चाह रहा हूँ। अब मान लो सपोज कर लो कि कोई फोर्स नहीं होता, तो डन से उठाते ला के रख देते। लेकिन पहले से इनके बीच में क्या लगा हुआ है, फोर्स लगा हुआ है। तो अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे रखना चाहूँगा तो मुझे इस फोर्स के विपरीत काम करना पड़ेगा। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट लाना, सीधा मतलब है यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ, दैट मीन्स डिस्प्लेस करना चाहता हूँ। डिस्प्लेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। अब फोर्स लगा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल फोर्स लगा दिए लेके चले आओगे। एक तो सबसे पहली बात कि तुम्हें अगर इसको डिस्प्लेस करना है तो सबसे पहला काम ये करो कि इस फोर्स को पहले डाउन करो, जो फोर्स इसको पीछे की ओर लेके रखिए, तभी डिस्प्लेसमेंट हो पाएगा। तो पहली बार तो हमको ये फोर्स लगाना पड़ेगा भाई कि इस फोर्स को तोड़ पाए। यानी अगर मैं इस फोर्स को तोड़ पाया तो कोई फोर्स होगा नहीं रोकने वाला, तो सीधा सीधा आ जाएगा। यानी पूरा मेरा मोटिव क्या है, इस फोर्स को तोड़ना, है ना। अब सपोज कर लो ये जो मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल और मतलब बाकी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगा बहुत तगड़ा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब मैं खींच के इसको यहाँ पे ला के रख पाऊंगा, है ना। और अगर कमज़ोर फोर्स है तो थोड़ा सा ही फोर्स लगाएंगे, टक और बाहर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। और देखो तुमने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो क्या हो गया, काम हो गया। और वर्क हुआ तो 100% क्या आएगी, एनर्जी आएगी। बिना काम के तो बिना एनर्जी के तो कोई काम नहीं होता दुनिया के अंदर। समझ में आया कि नहीं आया। तुम्हारी इच्छा क्या थी, एक एटम को अलग रखना ना, तो मतलब ये एटम यहाँ था, इसको उठा के यहाँ पे करना, यही तो करना था। ये डिस्प्लेसमेंट लाना चाहते थे तुम, तो डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए तुमको क्या लगाना पड़ा, फोर्स। फोर्स किसके अगेंस्ट लगाना पड़ा, उस फोर्स के अगेंस्ट जो अंदर से उसको बाइंड करके रखी है ना, लगाना पड़ा ना। तो फोर्स लगाए, डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क हो गया, दैट मीन्स एनर्जी आएगी, इसीलिए एनर्जी देनी पड़ रही है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब ये एनर्जी दोगे तो फिर क्या होगा, काम होगा। काम क्या होगा, फोर्स लगेगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ऐसे में चाहे ऐसे चलते आओ, चाहे ऐसे चलो, फोर्स लगाओ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क हुआ तो एनर्जी आई। उसी को उठाओ, हटाओ, दैट मीन्स अच्छा वर्क हुआ तो एनर्जी आई, दैट मीन्स एनर्जी खर्च हुई। बिना काम के बिना ऊर्जा के तो काम नहीं ना होगी। आप मेहनत करोगे तो मेहनत करने के लिए आपके बॉडी के अंदर एनर्जी होनी चाहिए, दैट मीन्स एनर्जी यहाँ पे खर्च हुई है, एनर्जी देनी पड़ी है समझ में। उसी को उल्टे टर्म में बोला जा रहा है कि एनर्जी मैंने दिया होगा तब जाके यहाँ पे आया होगा। ठीक है, यही सेम काम तो यहाँ पे भी होगा आयोनाइजेशन एंड एंथैल्पी के अंदर। ये क्या है, आयोनाइजेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्लियर है, क्यों एनर्जी देना पड़ा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेनली हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन की, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की। मेनली यहाँ पे क्या होता है, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होता है और बाहर क्या होता है मेरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, इस न्यूक्लियस के ऊपर प्लस चार्ज। और चूंकि प्लस माइनस है, दोनों चार्जेस है, तो इस कंडीशन में इनके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। मतलब इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स। दो चार्जेस के बीच में हमेशा क्या लगता है, फोर्स। उस फोर्स को हम किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जानते हैं, यानी Fc लगेगा। और यहाँ पे कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्शन वाला फोर्स होगा। अट्रैक्शन मतलब पास रहना चाहेंगे। दैट मीन्स सीधा सीधा बोलूँ तो ये जो न्यूक्लियस होगा इसको अपनी ओर खींच के रखा होगा। अब मेरी विचारधारा क्या है, मेरी विचारधारा ये है कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकलवाना चाहता हूँ। तो फिर कहानी यही बन रही नहीं बन रही है। निकलवाने का मतलब तुम चाह रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन आ जाए। दैट मीन्स तुम चाहते हो डिस्प्लेसमेंट कराना चाह रहे हो ना, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कराना चाहते हो तो तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो, क्योंकि बिना फोर्स के डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं। डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द मीन्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज मोशन, और कॉज ऑफ मोशन इज फोर्स। तो फोर्स के बिना तो होगा नहीं, यानी उसको तुम यहाँ से यहाँ मोशन कराना चाहते हो तो इसके लिए तुमको फोर्स लगाना पड़ेगा। अब तुम फोर्स लगाने गए, मतलब जब ही तुमने उसको पकड़ा तो तुम्हें फील हुआ कि एक्चुअल में मैं इसको नहीं ले जा सकता क्योंकि कोई अंदर की ओर खींचे हुए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कोई अंदर की ओर खींचे हुए हैं। अब कौन है जो अंदर की ओर खींचे हुए भाई,
अगर कोई अंदर की ओर खींचे हुए है तो मुझे सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे अंदर की ओर खींचे हुए था तो मुझे इसके अगेंस्ट काम करना पड़ा, तो सबसे पहला काम यही करना है कि मुझे इसके फोर्स को डाउन करना है। अगर मैं फोर्स इसका डाउन नहीं कर पाया, ब्रेक नहीं कर पाया, तो इस कंडीशन में मैं इसको बाहर नहीं ले जा पाऊंगा। तो पहला काम मुझे इसके फोर्स को डाउन करना है। दैट मीन्स मैं इसके क्या करूँगा, फोर्स अप्लाई करूँगा और उतना करूँगा जितना इधर अंदर लग रहा है। समझ में आ रहा, जितना अंदर लग रहा है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो जितना अंदर फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट उतना ही फोर्स मैं लगाऊंगा, उतना ही से काम भी नहीं चलेगा, थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। उतना ही लगाओगे तो कहाँ निकलेगा, थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ेगा तब जाके वो बाहर भाग पाएगा। उतना ही लगाओगे तो ना ही ये अंदर जाएगा ना ही बाहर जाएगा, बस ये होगा कि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, बैलेंस हो जाएगा ना भाई। ये इलेक्ट्रॉन है, अब इसके ऊपर इधर भी 20 न्यूटन का फोर्स लग गया, इधर भी 20 न्यूटन का फोर्स लग गया। अब ध्यान समझना, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसकी ओर मोशन करेगा भाई, कंफ्यूज है, इधर भी 20 न्यूटन इधर भी 20 न्यूटन, तो मेरे ऊपर तो नेट फोर्स क्या हो गया ना, 0, एफ नेट क्या हो गया 0। तो मैं किधर की ओर मोशन करूँ, इधर की इधर, कहीं नहीं कर पाऊंगा, ना ही मैं इधर जा पाऊंगा ना ही इधर जा पाऊंगा। तो इस कंडीशन में अगर मैं इधर मोशन कराना चाहता हूँ तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। तो 21 न्यूटन कर दिया, अब न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ने देखा हाँ इधर फोर्स ज़्यादा है तो मैं इधर भागूंगा, इधर निकल लिया। क्लियर है। अब तुमने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो 100% काम कर दिया, तुमने काम किया तो 100% क्या चाहिए उसके लिए, एनर्जी। यानी भाई तुम काम कर रहे हो, ये काम करना है तुमको, ये काम, यही तो काम है, एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकलवाना, ये काम है। तो इस काम के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो एनर्जी क्यों देनी पड़ रही है, क्लियर है, क्लियर है कि एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है, बिकॉज हमें एक फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है। चलिए, एक नंबर बात आपने यहाँ पे समझ ली। मेरी कहानी को और अगर हम आगे बढ़ाएं, ठीक है, तो एक टर्म्स में और भी समझा सकते हो जहाँ से आप फील कर सकते हो, क्योंकि मोशन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। मेरे आप सबको पता है कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो देखिएगा ये न्यूक्लियस होता है, इस चीज़ को मतलब वो बात समझ में आ गई है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि आप 11th की चीज़ों को रिकॉल कर लो, बस, और कोई कारण नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन है, हम लोग जानते हैं कि एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगा रहा होता है, यानी घूम रहा होता है, या सर्कुलर मोशन कर रहा है। और यदि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये बताओ उसका जो क्या बोलते हैं एक्सीलरेशन होगा वो 0 होगा कि नहीं होगा। मतलब यार पहले समझो, ये मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो मोशन कर रहा है तो इसका मतलब इसके पास क्या है, वेलोसिटी है, आया ना। बिना वेलोसिटी के, बिना वेग के कौन सा मोशन है ना, तो इसके पास वेलोसिटी है। और वेलोसिटी होने के साथ साथ मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या इसके पास एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन मतलब जो वेलोसिटी के अंदर क्या लेके आए, चेंज। अगर वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रही है तो इसका कारण क्या बनेगा, एक्सीलरेशन। तो क्या वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है तो सर्कुलर मोशन के दौरान वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं होता। दैट मीन्स अगर हम ओरली छोड़ दें, नॉर्मली छोड़ दें, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सेम स्पीड से हर बार चल रहा होगा, इन स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा। दैट मीन्स वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा होगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं बात करते हुए कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, भले इसके मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आ रहा है। अब वेलोसिटी के पास क्या होगा, दो चीज़ें होंगी, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन। ध्यान से समझना। तो मेनली क्या होता है कि इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता है, मैग्नीट्यूड में नो चेंज, मैग्नीट्यूड में नो चेंज, बट डायरेक्शन ऑलवेज चेंज, डायरेक्शन ऑलवेज चेंज। अब आप कहेंगे सर कैसे, यानी बता दीजिए। बता देता हूँ मैं। मेनली देखो अभी क्या है, अभी जब यहाँ पे है तो ये सीधा किधर जाना चाहेगा, इधर। लेकिन जब यहाँ पे पहुँचेगा तो किधर जाना चाहेगा, इधर। फिर यहाँ पे जाएगा तो इसकी डायरेक्शन इधर, यहाँ पे आया तो इसकी डायरेक्शन इधर, यहाँ पे आया तो इसकी डायरेक्शन इधर, यहाँ पे आया तो इसकी डायरेक्शन इधर। यानी हमेशा ये लीनियर मोशन करना चाहेगा ना, आया ना। लेकिन हर बार इसकी डायरेक्शन बदल जा रही है, नहीं बदल जा रही है, बदल जा रही है। इसका मतलब डायरेक्शन में क्या आ रहा है, चेंज। और डायरेक्शन में चेंज होगा तो एक्सीलरेशन आएगा, एक्सीलरेशन आएगा। क्यों आएगा, ड्यू टू डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। आई होप you all understand, yes or no, no, yes। और सीधा कारण समझिएगा कि अगर एक्सीलरेशन आएगा तो इसके पास मास है ना, है ना। इलेक्ट्रॉन के पास कुछ तो मास होगा, तो इलेक्ट्रॉन के पास मास है, साथ साथ क्या आ गया, एक्सीलरेशन आ गया, तो 100% फोर्स आएगा ना भाई, यस और नो। व्हाट इज द मीन्स ऑफ फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू m/a, पता है ना। एक्सीलरेशन दिख ही रहा है, आ गया। इलेक्ट्रॉन के पास मास होगा ही होगा तो फोर्स आएगा ही आएगा। अब इस फोर्स की डायरेक्शन किधर की ओर होगी, अंदर की ओर, आया ना।
और सर्कुलर मोशन के दौरान आपने देखा भी है कौन सा फोर्स लगता है अंदर की ओर, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। अब सीधा समझना, फोर्स आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया, मोशन हो रहा है तो क्या लगेगी, मतलब अंदर की ओर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या सिंपल समझो यार, सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स किधर की ओर खींच के रखा है, अंदर की ओर। इसी कारण ये जाना चाहता है बाहर लेकिन फिर बेचारा यहीं पे आ जाता है ना। यहाँ से ये निकलना चाहता था इधर लेकिन यहाँ पे आ गया, यहाँ से जाना चाहता था इधर लेकिन यहाँ पे आ गया। क्यों? क्योंकि अंदर की ओर खींच के रखा गया है ना। अब मैं इसको चाहता हूँ बाहर की ओर ले जाना, तो सीधा दिख रहा है ना, ये तो अंदर की ओर खींचा हुआ है, तो मुझे इसके इस फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, नहीं कम करना पड़ेगा। तो जब मैं इस फोर्स के अगेंस्ट काम करूँगा तो एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए। अब आ गया अब समझ में, ठीक है। यहाँ से भी क्लियर है, वहाँ से भी आया था, यहाँ से भी आपको समझ में आ गया था, सर्कुलर मोशन भी ऐड कर दिया इसमें ताकि और फील आ जाए, ठीक है। एक सेकंड के लिए पॉज करिए। चलिए, अब मेनली अभी पूरी कहानी समझने के बाद अब हमको ये समझ में आ गया कि मेनली पूरा खेल यहाँ पे है कि हमको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये प्लस चार्ज है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में कैसा फोर्स लग रहा है। अगर बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो इसको निकालने के लिए एनर्जी भी क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा लगाना पड़ेगा। क्योंकि ध्यान से समझना, W = F × S होता है, ठीक है। और इसी को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, एनर्जी के टर्म में। तो ये एनर्जी = भी क्या आ जाएगा, F × S। अगर फोर्स बढ़ेगा, कहाँ का फोर्स बढ़ेगा, देखो हमारा ये जो फोर्स है वो इस फोर्स पे काम कर रहा है। अगर अंदर की ओर फोर्स ज़्यादा है तो ये फोर्स भी ज़्यादा होगा, ये फोर्स ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ कि नहीं है। हमको इससे लेना देना नहीं है, लेना देना है हमारा फोर्स से। जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा एनर्जी, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, ठीक है। और ये जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, अंदर वाले फोर्स पे ऊपर। और अंदर वाला फोर्स क्या कहलाता है कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको खींच रहा है, इसकी पावर है ना, इसके खींचने की अपनी पावर होगी। इस पावर को हम लोग दिखाते हैं जेड इफेक्टिव से, यस और नो। जेड इफेक्टिव यही तो दिखा रहा होता है कि ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर पा रहा है, यस और नो। तो इसका मतलब ये जो जेड इफेक्ट, ये जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जेड इफेक्टिव। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा और एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। कैसी एनर्जी सर, आयोनाइजेशन की एनर्जी, ठीक है ना। आई बात समझ में कि नहीं आई, यानी एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। समझ में आया, इसी के खिलाफ काम करना है इसको, ठीक है। नॉर्मल लेवल पे मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन कर दे रहा हूँ। सपोज कर लो ये क्या है, सोडियम एटम है, सॉलिड फॉर्म में है। सबसे पहले इसको हीट करके किस फॉर्म में लेके आएंगे, मतलब एटमाइजेशन, यानी एक एटम बनाएंगे, है ना, गैसियस फॉर्म में लेके आ गए, है ना। फिर अब एनर्जी देंगे तो ये सोडियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा भैया, Na+ में, आया समझ में। तो ये Na+ में चला जाएगा और ये बन गया आयन। आयन का मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल दो। मेटल कैसे आयन होते हैं, कैटायन होते हैं, दैट मीन्स हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो इनमें से इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो हमेशा कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे सर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलोगे, और इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। आई होप क्लियर हो गया होगा, आयोनाइजेशन। अब जो ही मैंने ये बात कनेक्ट कर दी कि एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, सारा खेल खत्म है यहीं पे, क्योंकि जेड इफेक्टिव का माजरा हम लोगों ने देखा हुआ है, तो प्रॉब्लम है नहीं हमको। हमारा काम तो सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन निकालना और देखना जेड इफेक्टिव कैसा है। अगर जेड इफेक्टिव कमजोर है तो उस कंडीशन में फोर्स कम लगाना पड़ेगा, फोर्स कम तो एनर्जी कम, यानी एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन कम। क्लियर है कि नहीं है। क्या जेड इफेक्टिव का माजरा हमने देखा है कि नहीं देखा है, देखा है सर, हमने ये पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है, अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो देखिए ये सब बातें आपको बारीकी से मैं बता रहा हूँ ताकि आपको अंदर से कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। 1% की प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप बेसिक्स को लेके चल रहे होंगे मेरे साथ। और मैंने आपको 0 से यहाँ तक लेके आया है, तो ऐसा कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको ऐसा नज़र आ रहा होगा कि क्लास 12th में था और हम लोगों ने 11th में था और 12th में आया है तो हमको 11th मजबूरन पढ़ना पड़ेगा। कोई भी ऐसा टॉपिक मैंने नहीं रखा है, सब वो टॉपिक को साथ में लेके आया हूँ। अगर आप वो पढ़े होते तो और भी बेटर था, तब टाइम थोड़ा सा कम लगता। बस इसमें हुआ क्या है कि थोड़ा टाइम मेरा ज़्यादा गया है ना। लेकिन खुशी इस बात की रहेगी कि आपको दिक्कत नहीं होगी,
अब कहानी को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो मेनली अगर हम बात करें जेड इफेक्टिव की, तो जेड इफेक्टिव की कहानी भी समझो। जेड इफेक्टिव आपको पता है कि लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ता है या ना, इंक्रीज होता है, यस और नो, लेफ्ट से राइट जाने पे इंक्रीज होता है, ठीक है। अब ये कैसे, जेड इफेक्टिव क्या होता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ जेड इफेक्टिव, कि न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स लगा पा रहा है ना, कितना फोर्स लगा पा रहा है एक्चुअल में, यानी इफेक्टिव फोर्स कितना है, मतलब ये लगाता है तो बहुत ज़्यादा है, मतलब ये समझ लेना कि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाता है तो बहुत ज़्यादा है, समझ में आ रहा है, उस फोर्स को हम जेड नाम देंगे, लेकिन बीचों में कुछ इलेक्ट्रॉन बैठे होते हैं जो इसको रिपेल करके क्या करते हैं, दूर भगा देते हैं, यानी इसके फोर्स को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो इनके रिपेल करने के बाद जो फोर्स बचता है उसी को हम जेड इफेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो ये जेड इफेक्टिव है। जेड इफेक्टिव लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होगा, इंक्रीज, इसका मतलब आयोनाइजेशन भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, इंक्रीज। टॉप से बॉटम आने की कहानी देख लो, टॉप से बॉटम, अभी मैं इसका भी चार्ट आपको दिखाऊंगा। टॉप से बॉटम आओगे तो भी कहानी में क्या आएगा, सेम चलेगा, कहानी में क्या चलेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे चलेगी, टॉप से बॉटम आओगे तो बताइए जेड इफेक्टिव कैसा होता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा कि घटेगा, टॉप से बॉटम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर टॉप से बॉटम पे भी इंक्रीज होता है, तो डिक्रीज कहाँ होता है सर, डिक्रीज इसी में हो रहा होता है जो होना होता है, ठीक है ना। मैंने इसको पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ाया, अगर आपने रिवाइज किया होगा तो काम चलेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। अभी अब चार्ट से मैं भी समझाऊंगा। अब डिक्रीज हो रहा है, सॉरी इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होने की भी कहानी है। मेनली अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आपसे ये जानना चाहता हूँ। आयोनाइजेशन है, अच्छा चलो सबसे पहले ये देख लो, यहाँ पे सबसे पहले 3D पकड़ो, फिर 4D पकड़ो, फिर 5D पकड़ो, तीन ही को लेके चलना है, 6D को छोड़ देना है, ठीक है ना, अपने आप को ही हटा दो। तो 3D 4D 5D, सबसे ज़्यादा किसका होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सबसे ज़्यादा नहीं, मैंने क्या बोला, टॉप से बॉटम इंक्रीज हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा 5D का होगा ना, सबसे ज़्यादा 5D का होगा। कारण अरे भाई टॉप से बॉटम जा रहा हूँ, बढ़ रहा है ना, तो मैंने पूछा सबसे ज़्यादा किसका होगा, 3D का होगा, किसका होगा, 5D का होगा। 5D का एक्चुअल में 4D से ज़्यादा होता है, 5D का 4D से भी ज़्यादा होता है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है इसके पास लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि F ब्लॉक ऐड हो जाता है, और F ब्लॉक के पास जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है, यानी रिपल्सन की पावर जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो एक्चुअल में 5D का 4D से ज़्यादा ही होगा, वैसे भी होगा, तो 5D ज़्यादा होता है 4D से, है ना। 5D क्या होता है, 4D से ज़्यादा होता है। और एक्चुअल में एक और दुर्भाग्य समझिएगा, 4D का 3D से भी कम होता है, समझ में आया ना, 4D का 3D से भी क्या होता है, कम होता है। मेनली ऐसा नहीं है, हर जगह पे नहीं देखने के लिए मिलेगा, अगर आप आखिरी एलिमेंट को पकड़ोगे तो आपको ये ज़रूर मिलेगा। फिलहाल में समझ लीजिएगा कि 5D का ज़्यादा होता है 4D से, 5D का क्या होता है, ज़्यादा होता है 4D से, इस बात को याद रखिएगा। क्यों होता है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ रहा है ना। मेनली अभी जस्ट हम लोगों ने देखा ना कि बीच में इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके पावर को कम कर दिया। अब सपोज कर लो बीच में ऐसे इलेक्ट्रॉन आए जो क्या थे, झड़ रहे थे, कुछ नहीं उनके पास पावर है कि इसके क्या बोलते हैं, फोर्स को कम कर पा रहे हैं। मेनली सबसे ज़्यादा रिपल्सन किसका कमजोर होता है, किस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनों का, F ब्लॉक के, या F ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, चूंकि बहुत दूर दूर होते हैं तो उनके पास ये क्षमता ही नहीं होती कि इसके ये जो खींच रहा है इस पावर को कम कर पाए, समझ में आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि 5D का जो होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी 4D से भी ज़्यादा होता है। क्लियर है, नॉर्मल लेवल पे यहाँ पे समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या है, ज़्यादा है, और जाहिर सी बात है होगा ही होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है क्या होगा ही होगा, इसमें कोई दुविधा नहीं है। 4D का 5D से ज़्यादा होगा, सॉरी 5D का 4D से ज़्यादा होगा, और उसके बाद क्या आएगा 3D। लेकिन थोड़ा सा क्या आता है चेंज, मैंने पहले ही बताया है, यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है 3D पहले आ जाता है ना, 5D फिर क्या आएगा 3D फिर 4D, ठीक है, इस तरीके से चल रही होगी कहानी।
अब मैं इसका चार्ट दिखाऊं, चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा चल रहा है, समझ में आया ना। बस इतना ही याद रखना है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। जितना जेड इफेक्टिव होगा बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। ठीक है, तो एक सेकंड के लिए पॉज करिए ताकि मैं चार्ट दिखा पाऊँ। चलिए देखिएगा, यहाँ पे एक्चुअल में 3D का आप देख पा रहे होंगे, 3D सीरीज़ का ये पूरा का पूरा है पोर्शन। ठीक है, और यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिखी गई है, जो देख पा रहे होंगे आपकी 4D से थोड़ी सी ज़्यादा है। यहाँ पे आप कम दिख रहे होंगे, शुरुआती दौर के जो भी हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम, क्रोमियम जो है कम है, लेकिन फिर उसके बाद से बढ़ते हैं मैग्नीज वगैरह जो है, इनका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है बढ़ जा रही है। ऐसे ही आप देखेंगे जब 4D का, तो 4D का शुरुआत में तो बड़ा हुआ है लेकिन बाद में फिर क्या हो जाता है, कम। ठीक है, इसका कारण आपको पता होगा जेड इफेक्टिव का कारण बनता है। ठीक है, जैसे जैसे आप जेड इफेक्टिव का आप सीरीज़ में देखते जाओगे ऐसे आगे की ओर, तो जेड इफेक्टिव एक्चुअल में हमेशा लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ता ही नहीं है, शुरुआती दौर में बढ़ता है फिर घटना स्टार्ट हो जाता है जेड इफेक्टिव। क्यों? क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने लगती है जब मैं आगे बढ़ रहा होता हूँ, तो इससे क्या होता है कि जेड इफेक्टिव कम होने लगता है जब मैं लेफ्ट से राइट जा रहा होता हूँ। तो इसीलिए ये समस्या आपको देखने के लिए मिल रही होगी। ऐसे फिर आप यहाँ पे पहुँचोगे तो ये आपका क्या है, क्या बोलते हैं 5D सीरीज़ के एलिमेंट, और 5D सीरीज़ के एलिमेंट का सबसे ज़्यादा होता है। समझ में आ रहा है। अब मैं एक चीज़ चाहूँगा करेक्ट करना, और वो ये चीज़ है कि एक्चुअल में आप याद रखिएगा, क्या रखिएगा कि मेरे से एक मिस्टेक हुई, और वो मिस्टेक ये है कि नीचे जाने पे जो जेड इफेक्टिव है वो बढ़ता नहीं, एक्चुअल में कम होता है। जेड इफेक्टिव क्या होता है, कम होता है। रीज़न बिहाइंड इट, इसी चीज़ को हम लोगों ने थोड़ा सा छोड़ा और वहीं से मिस्टेक होना स्टार्ट हुई। जेड इफेक्टिव क्यों नीचे जाने पे कम होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जेड इफेक्टिव इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जेड इफेक्टिव इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यानी रेडियस बढ़ेगा तो उतना ज़्यादा जेड इफेक्टिव क्या होगा, कमजोर होगा। मेनली आप देखोगे नीचे जा रहे हैं तो सेल ऐड होते जा रहा है, क्या होते जा रहा है,